सर, जब हमारे बांग्लादेश में पड़ोस में जो है वो जेनजीज शेख हसीना के घर पहुंचते हैं तो उनके अंडरगारमेंट्स लहराते हुए बाहर निकल रहे थे, तो मुझे ध्यान है कि आप यहीं खड़े थे, आपने कहा कि नहीं, इस तरीके के कंटेंट से नंबर नहीं कमाने हैं, ये कंटेंट इस तरीके के नहीं जाएगा। ये एक अमर उजाला या एक कोई संपादक ये ऐसे कर लेता है, बट इतने से तो चलेगा नहीं। जिस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत हार्ड एक्शन की ज़रूरत है कि आपको मर्यादा पता हो, आप वैल्यूज़ गिराते चले जा रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में? देखिए, काफ़ी बातें आई हैं, लेकिन ये मसला जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा गंभीर है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिस नोएडा में हम बैठे हैं, उसी के दूसरे सिरे पर गुरुग्राम है, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, वहीं पर यह घटना हुई है। और 3 किरदार इसमें हैं महत्वपूर्ण। प्रणीत मोरे हैं, हिमांशु जांगड़ा है और डॉक्टर सेजल पवार हैं। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि प्रणीत मोरे ने क्या कहा और हिमांशु जांगड़ा ने क्या कहा और डॉक्टर सेजल पवार ने क्या कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के कई सारे ऐसे पहलू निकल कर आए हैं जिन पर आगे समाज में विवेचना भी होनी चाहिए और उस पर यथासंभव जो हम कर सकते हैं अपनी शक्ति से, हम जहाँ बैठे हम वहीं से कर सकते हैं ना, अपने वो होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अब सोशल मीडिया ही अदालत है, सोशल मीडिया ही जज है, सोशल मीडिया ही गवाह है, सोशल मीडिया ही पीड़ित है, सोशल मीडिया ही इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है। 2 अलग अलग कमेंट आए उसमें। हिमांशु जांगड़ा ने जो कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बिरयानी खिलाई और उसके पैसे में वसूलूंगा, और वो खराब कमेंट था, लेकिन वहाँ बात रुकी नहीं है। उसने कहा दिस इज़ द पीक ऑफ गुरुग्राम। इसका मतलब प्रणीत मोरे ने मंच से उसको एंडोर्स किया बजाय के क्रिटिसाइज करने के। उसके आगे फिर उस क्लिप को काट काट कर जानबूझ के उतने हिस्से को लगाया गया। वो 2 महीने बाद हुई, 3 महीने बाद, उससे महत्व नहीं, उसमें हुआ क्या है, ताकि लोग समझ लें उसको। पहले हम घटना को व्यवस्थित रूप से समझ लेना। वैसे ही डॉक्टर सेजल पवार ने जो कहा वो ऐसे कॉन्फिडेंस और इतने उत्साह से और इतने अच्छे से कहा कि जैसे ये तो बहुत नॉर्मल बात है। उसको भी एंडोर्स किया गया मंच से, उसकी भी क्लिप काटकर उतनी ही क्लिप लगाई गई। आज वो माफी मांग रही है कि समाज की अदालत। तो सोशल मीडिया वहां से, और सोशल मीडिया के पहलू को समझना इसलिए जरूरी कि सोशल मीडिया सिर्फ बुरा नहीं है। यहीं पर टोक कर मैं इसको यहीं कट करूंगा। सोशल मीडिया पर ही एक और क्लिप इंस्टाग्राम पर वायरल हुई। मुंबई के ही ठाणे में एक टैक्सी चालक ने एक बुजुर्ग को इसलिए पीट दिया कि उसको सड़क पर थूकने से रोका गया। उस क्लिप को वहां पर एकनाथ शिंदे ने देख लिया और एकनाथ शिंदे ने उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कहा, और उसके घर पर कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये भी सोशल मीडिया के ही माध्यम से हुआ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया अब कितनी बड़ी अदालत बन गया है और वहां से किस तरह के परिणाम सामने आते हैं, ये पहले लोगों को सोचना पड़ेगा। केवल वायरल होने की लत जो है उस पर तो बहुत बात आ गई। वो हिमांशु जांगड़ा जो है वो एक डिज़ाइन फर्म में काम करता था, वहाँ से उसकी नौकरी चली गई। डॉक्टर सेजल पवार के पास के खिलाफ KEM अस्पताल में बाकायदा जांच बैठ गई है। उन्होंने आकर पब्लिकली माफ़ी मांगी अपना वीडियो बनाकर। उनको जब समझ में आया कि उन्होंने जो कह दिया वो साधारण बात नहीं है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस समाज में हम कह रहे हैं कि जेनजी भी है और एक्सेप्टेबिलिटी भी है, उसी समाज से विरोध आया, उसी समाज में बने हुए, और महिला आयोग का नोटिस भी जा चुका है इस पूरे मामले पर। और जो मुंबई की साइबर क्राइम की शाखा है, चूंकि आपने उस अश्लील कंटेंट को हाईलाइट किया, उस अश्लील कंटेंट को वायरल किया, उसको बताया, इसलिए वो साइबर क्राइम का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि एक जनता की अदालत है, एक सोशल मीडिया की अदालत है, और उस पर जो कानून की अदालत बाकायदा बनी हुई है विधिवत, उसने भी उस पर संज्ञान लिया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि किस तरीके से ये मीडिया वो उस स्तर पर चला गया है जहाँ से किसी की नौकरी भी जा सकती है कि किस तरह कार्रवाई। अब जहाँ तक बात है उन बातों की, हम अगर कहते हैं कि ऐसी बातें होती रहती है तो ऐसा बहुत कुछ समाज में होता रहता है। अगर गंदगी है ना तो उसके लिए गटर बनी हो, ज़मीन से नीचे बनी है। गंदगी अगर गटर में नहीं बहकर ऊपर सड़क में बहने लगेगी तो बदबू भी मारेगी और उसकी सड़ान से हम सब परेशान भी हो जाएंगे और उसमें साफ पानी डालना पड़ेगा ना। तो जब तक इस सड़ांध को रोकने के लिए समाज खड़ा नहीं होगा और साफ पानी नहीं डालेगा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, वो सही कह रहे हैं विनोद जी कि अगर गालियों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई तो गालियों से आगे हम जाएंगे। समाज अगर पतनशील है और उस पतन को हम स्वीकार कर रहे हैं तो इस पतन की कोई सीमा नहीं है। उसको ऊपर खींचना, ऊपर लाना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना, उसको उन्नयन की ओर ले जाना, ऊपर बढ़ाना, वो श्रम का कार्य है। और ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं कि पाश्चात्य में सब कुछ स्वीकार है और वहां पर मोनिका लेविंस्की का मामला होता है, बिल क्लिंटन के खिलाफ समाज की अदालत लगती है और महाभियोग चलता है और खड़ी होती है जनता। महाभियोग लगा। वहीं पर एक बड़ी कंपनी के CEO जब उनकी HR हेड के साथ एक गलत अवस्था में पाए जाते हैं तो उनकी केवल उस क्लिप की वजह से उनकी नौकरी चली जाती है। वर्जनाएं सब जगह बनी हुई हैं।
कहीं उन वर्जनाओं की अलग तरह की स्वीकार्यता जरूर है, लेकिन उन वर्जनाओं के साथ ही वो समाज भी जीता है। हाँ, उस समाज में कुछ चीज़ों को टैबू नहीं बनाया गया है, कुछ चीज़ों को उतना वर्जित नहीं रखा गया है जितना, और इसीलिए जहाँ वर्जना होती है वहाँ मनुष्य जाता है। ये बात सही है कि वो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को हम इस तरह से सहज स्वीकार्य बना दें कि बेडरूम को हम ड्राइंग रूम में लगा दें, तो टॉयलेट की सीट चौराहे पे लगा दीजिए। वहाँ क्यों होती है जहाँ होती है टॉयलेट की सीट? हर चीज़ का एक स्थान है। गालियाँ दी जाती थी, फुहड़ चुटकुले थे। मैं बल्कि ये कहूँगा कि सोशल मीडिया ने हमारे अंदर छिपी हुई गंदगी को सतह पर ले आए हैं, और इसीलिए आप जो कह रही हैं कि जब अमर उजाला कुंभ के इतिहास को लेकर 50 वीडियो बनाता है एक ऐसे व्यक्ति को भेजकर जो उसी प्रयागराज शहर का रहने वाला है, तो उसके 500 से लेकर 25,000 व्यू होते हैं। लेकिन उस कुंभ की मोनालिसा पर जब 1 मिलियन व्यू आते हैं और IIT बाबा पर 5 मिलियन व्यू आते हैं, तो IIT बाबा पर और मोनालिसा पर उंगली किसकी रुकी है? समाज की रुकी है, अमर उजाला की नहीं रुकी है। आपने हमारे 50 वीडियो को दरकिनार करके हमको कहा है कि हम तो यही देखना चाहते हैं। समाज अपने नंगे और फूहड़ स्वरूप में खुद नग्न हो रहा है। अगर हम इस नग्नता को स्वीकार करेंगे तो फिर हम एक सभ्य समाज की तरफ जाएंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये था, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम कहने लगेंगे कि ये बहुत बढ़िया है और इसको स्वीकार करना चाहिए। कमियां सब में हैं, खराब सब में है। वो आप कह रहे थे ना कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की भी बात हो गई कि वो इतना बदनाम हुए लेकिन उनके शो में लोग जा रहे हैं, तो वो तो कहा ही जाता है कि हमको जो ताने देते हैं हम खोए इन रंगरलियों में। हमने भी उनको छुप छुप कर अक्सर आते देखा इन गलियों में, लेकिन क्या क्यों भाई साहब, यही गाना लागू हो रहा है ना? छुप छुप के खुल के जा रहे हैं। तो बस अब समाज वहीं परिवर्तित हो गया कि छुप छुप कर दी जाने वाली गालियां, एकांत में कहे जाने वाले चुटकुले अब व्यापक समाज का हिस्सा होंगे, और उसको कहकर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर फूहड़ मनोरंजन परोसने वाले करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो इस समाज की खराब। इससे एक और बात है कि व्यंग करने वाले, मजाक करने वाले, हमारे को हंसाने की क्षमता करने वाले लोगों ने घुटने टेक दिए। वो गालियों का और फूहड़ चुटकुले व्यंग करने के लिए सब पीड़ाओं से और रोजमर्रा की दिक्कतों से परेशान समाज को हंसाना आसान काम नहीं है। कॉमेडी बहुत कठिन काम है, और एक समय में ऐसे लोगों ने वो कॉमेडी की है जिससे हम लोग सब गम भुलाकर हंसने लग जाएं। उस स्तर को अचीव करने की क्षमता हम में नहीं है, साहित्यिक उर्वर बौद्धिक क्षमता हम में नहीं है, इसलिए हम गाली और फुहड़ मनोरंजन का सहारा ले रहे हैं। ये जितने भी कॉमेडी करने वाले हैं ये इससे करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन कभी भी सम्मान का और बौद्धिकता का वो स्तर शरद जोशी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हमको उन्होंने, मैं जोड़ दूं, हाल में ही जो है शेखर सुमन का जो कार्यक्रम आ रहा है, देखिए उसमें न फुहड़ता है न कोई अश्लीलता है, लेकिन सटायर है और उच्च स्तरीय है और देखने लायक है। हम सब देखते हैं। आप गुलजार नहीं बन पा रहे, अंजाम नहीं बन पा रहे, बख्शी नहीं बन पा रहे, इसलिए आप घटिया गाने लिख रहे हैं, क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं है। नहीं तो शायरी लुधियानवी भी तो हो गए ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।